रीतिबद्ध काव्य धारा हमारे बीए के सेमेस्टर 2 के पाठ्यक्रम में शामिल है। रीति काल में रीति तत्व की प्रधानता रही और कवियों ने काव्यांग निरूपण की ओर अधिक ध्यान दिया। लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले इन कवियों को रीतिबद्ध कवि कहा जाता है, क्योंकि ये रीति तत्व का निरूपण करने में ही अपने कवि कर्म की सफलता मानते थे। आचार्य शुक्ल ने इस काल में रीति तत्व के निरूपण को ही प्रधान प्रवृत्ति मानकर इसका नामकरण रीति काल किया। राजाश्रय में रहने वाले अधिकांश कवियों ने अपनी काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन रीति ग्रंथ की रचना करके किया। वास्तविकता यह थी कि कवि रूप में प्रतिष्ठित होने के लिए तत्कालीन युग की यह मांग थी। आचार्य बनने की प्रतिस्पर्धा में इन्होंने अपने अधकचरे ज्ञान एवं अधूरे विवेचन के द्वारा ऐसे सैकड़ों लक्षण ग्रंथ लिखे जिन्होंने रीति साहित्य में पर्याप्त वृद्धि की। किंतु लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले हिंदी के ये सैकड़ों कवि आचार्य कोटि में कहीं नहीं आते। हिंदी में रीति ग्रंथों की रचना यद्यपि प्रमुख रूप से रीति काल में हुई, तथापि यह प्रवृत्ति भक्ति काल में प्रारंभ हो गई थी। नंददास की रसमंजरी, रहीम की बरवे नाई का भेद और सूरदास की साहित्य लहरी में क्रमशः रस, नाई का भेद एवं अलंकार का विवेचन किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन लक्षण ग्रंथकारों को आचार्य नहीं मानकर कवि माना है। उनके अनुसार इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण थे। उनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना। मुख्यतः रीतिबद्ध कवियों की कुछ प्रवृत्तियां हम विश्लेषित करते हैं। वे हैं, पहला, रीति निरूपण। रीतिबद्ध कवियों ने रीति निरूपण को प्रमुखता दी। प्रायः सभी कवियों ने काव्यांगों का विश्लेषण करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना की। इन लक्षण ग्रंथों में काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण दिए गए हैं। रीतिबद्ध कवियों का प्रमुख उद्देश्य अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय देना था, अतः वे लक्षणों पर उतना ध्यान नहीं देते थे जितना उदाहरणों पर। यही कारण है कि रीतिबद्ध कवियों के द्वारा किए गए काव्यांगों के लक्षण अपर्याप्त एवं असंगत भी दिखाई पड़ते हैं। रीति निरूपण प्रायः 3 दिशाओं में हुआ: अलंकार निरूपण, नाई का भेद निरूपण एवं छंद निरूपण। रस का विवेचन कुछ ही कवियों ने किया है। श्रृंगार रस के विवेचन के अतिरिक्त अन्य रसों का विवेचन बहुत कम किया गया। रीतिकाल के कुछ प्रमुख रीतिबद्ध कवि और उनके ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चिंतामणि। उनकी रचनाएं हैं काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी। मतिराम की रचना है अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। भूषण की रचना है अलंकार प्रकाश। जसवंत सिंह की रचना है भाषा भूषण। कुलपति मिश्र की रचना है रस रहस्य। देव की रचना है भाव विलास, काव्य रसायन। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय, रस सारांश, छंद प्रकाश। कृष्ण कवि की रचना है अलंकार रत्नाकर और पद्माकर की रचना है जगत विनोद पद्माभरण। दूसरी जो विशेषता है रीतिबद्ध काव्य धारा की, वह है आचार्यत्व का अभाव। रीतिबद्ध कवियों के द्वारा किया गया रीति निरूपण एकांगी, अधकचरा एवं अपरिपक्व है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी कारण रीतिकालीन कवियों के आचार्यत्व पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए, वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते। वे वास्तव में कवि ही थे। इस संबंध में इनकी कई त्रुटियों का उल्लेख किया जा सकता है। आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन और पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है, उसका अभाव इन रीति ग्रंथकारों में था। ये कवि एक दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर अपने कवि कर्म में
लीन हो जाते थे। इन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा का अनुसरण नहीं किया, जिसमें तर्कपूर्ण खंडन मंडन एवं नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता था। यही नहीं, अपितु इनका काव्य संबंधी ज्ञान भी अधूरा, अधकचरा एवं एकांगी था। इसलिए कहीं कहीं तो इन्होंने भ्रांत लक्षण तक दे दिए। उदाहरण के लिए भूषण द्वारा दिए गए अलंकारों के उदाहरण लिए जा सकते हैं। शुक्ल जी के अनुसार इनके बहुत से उदाहरण अलंकार के न होकर भाव के हो गए हैं। वस्तुतः इन कवियों ने सामान्य पाठकों को काव्य शास्त्र की जानकारी कराने के उद्देश्य से अपने रीति ग्रंथ लिखे। अलंकार आदि का निरूपण तो इन्होंने संस्कृत आचार्य जयदेव के चंद्रालोक को आधार बनाकर किया। आचार्य नागेंद्र ने इन्हें मौलिक एवं सिद्धांतों का प्रतिपादक आचार्य न मानकर कवि, शिक्षक आचार्य माना है। तीसरी विशेषता है रीतिबद्ध काव्यधारा की, वह है मौलिकता का अभाव। रीतिबद्ध कवियों के द्वारा किए गए काव्यांग निरूपण में मौलिकता का अभाव है। इन कवियों ने यद्यपि सैकड़ों रीति ग्रंथ लिखे, तथापि किसी मौलिक सिद्धांत का प्रतिपादन रीति ग्रंथकार नहीं कर सके। वास्तव में इन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र के ग्रंथों का ब्रज भाषा में अनुवाद मात्र करने का कार्य किया, इसलिए उसमें मौलिकता का प्रश्न नहीं उठता है। रीतिकाल के लक्षण ग्रंथकार कोई ऐसी नवीन एवं मौलिक उद्भावना नहीं कर सके जो काव्य शास्त्र को नई दिशा देता। अलंकार आदि के निरूपण के लिए इन्होंने अंधानुकरण से काम लिया और मौलिकता का परिचय नहीं दिया। वस्तुतः ये रीति ग्रंथकार काव्य मर्मज्ञ तो थे, पर आचार्यत्व के लिए जिस प्रकार के गुणों की आवश्यकता होती है उसका अभाव होने के कारण वे नवीन एवं मौलिक सिद्धांतों की उद्भावना नहीं कर सके। संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रभाव से मुक्त होकर स्वतंत्र विवेचना करने की न तो इनमें साहस थी और न ही योग्यता। आचार्य बनने के लिए जो मौलिक प्रतिभा अपेक्षित होती है, उसके अभाव में इन्होंने स्थापित शास्त्र मत को अधिक महत्व दिया तथा अपने स्वतंत्र मत को प्रतिपादित करने का साहस नहीं दिखाया। रीतिबद्ध काव्यधारा की चौथी विशेषता है श्रृंगारिकता। रीतिकाल में श्रृंगार की प्रधानता रही है। रीतिबद्ध, रीतिमुक्त एवं रीतिसिद्ध तीनों वर्गों के कवियों ने श्रृंगार निरूपण पर विशेष ध्यान दिया है। राज दरबार में रहने वाले ये कवि राजा, नवाबों की विलास वृत्ति को उत्तेजित करने के लिए ही श्रृंगारी रचनाएं करने में गौरव का अनुभव करते थे। रीतिबद्ध कवियों ने के अंतर्गत श्रृंगारी रचनाएं प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त नायिकाओं के हाव भाव के विभिन्न भेदोपभेद, लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत करते समय श्रृंगारी रचनाओं को प्रमुखता मिली। रस विवेचन में इन्होंने रसराज श्रृंगार के विविध पक्षों का उद्घाटन सूक्ष्मता से किया। रीतिकाल में श्रृंगार की प्रमुखता तत्कालीन युग की देन है। उन्मुक्त प्रेम की अभिव्यक्ति एवं नायक नायिकाओं की विलासपूर्ण काम क्रीड़ाएं तत्कालीन रीतिबद्ध कवियों की विषय वस्तु बनी है। नारी को भोग्य की वस्तु मानकर परकीय प्रेम को गौरवपूर्ण स्थान देकर रीतिकालीन कवियों ने समाज में नारी को तुच्छ स्थिति दिखलाया। श्रृंगार रस निरूपक रीतिबद्ध कवियों में मतीराम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपने ग्रंथ रसराज में श्रृंगार रस एवं उसके आलंबन नायक नायिका का विस्तृत विवेचन किया है। पांचवी विशेषता के तौर पर हम देखेंगे अलंकार विवेचन की प्रमुखता। रीतिबद्ध कवियों ने जितने अलंकार ग्रंथ लिखे उतने संभवतः संस्कृत काव्य शास्त्र में भी नहीं लिखे गए। अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय देने के लिए अधिकांश रीति ग्रंथकारों ने अलंकार ग्रंथों का प्रणयन किया। अलंकार विवेचन के लिए इन रीति ग्रंथकारों ने प्रायः संस्कृत आचार्य जयदेव के चंद्रालोक
एवं अप्पय दीक्षित के कुवलयानंद का आधार ग्रहण किया है। अलंकार निरूपक आचार्यों में प्रमुख हैं महाराज जसवंत सिंह, मतीराम, भूषण और पद्माकर। छठी विशेषता जो है वह है छंद विवेचन। पाठकों को कविता में प्रयुक्त होने वाले छंदों की जानकारी कराने के उद्देश्य से रीतिबद्ध कवियों ने छंद विवेचन करने हेतु रीति ग्रंथों की रचना की। परंपरा से चले आते हुए छंदों का विवेचन करने के साथ साथ कुछ नए छंदों का विवेचन भी इन कवियों ने किया है। छंद विवेचन के लिए इन्होंने प्रायः प्राकृत पैंगलम और वृत्त रत्नाकर नामक ग्रंथों का आधार लिया है। दोहों में छंद का लक्षण देकर उसके उदाहरण स्वरचित राज प्रशस्ति करते हुए दिए गए हैं। इस प्रकार की गई रचनाओं में छंद निर्वाह पर विशेष ध्यान दिया गया है। छंद निरूपक रीति कवियों में प्रमुख हैं मुरलीधर भूषण, मतीराम, सुखदेव मिश्र, राम सहाय। हम कह सकते हैं कि हिंदी के रीतिबद्ध कवियों ने हिंदी में काव्य शास्त्र का द्वार खोलने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने काव्य रसिकों को काव्यांगों की सामान्य जानकारी प्रदान कर काव्य के प्रति लोगों के रुझान को बढ़ाने का प्रशंसनीय कार्य किया। काव्यांग निरूपण के लिए यद्यपि उन्होंने संस्कृत ग्रंथों का आधार लिया, तथापि उनके विवेचन में कहीं कहीं मौलिकता भी दिखाई देती है। पद्माकर, मतीराम, भिखारीदास और केशव जैसे आचार्य निश्चित रूप से रीतिबद्ध आचार्यों में अग्रणी हैं। काव्य शास्त्र की परंपरा के अतिरिक्त कुछ रीतिबद्ध कवियों ने ज्योतिष, वेद, दर्शन, नीति शास्त्र आदि विभिन्न विषयों से भी अपनी सामग्री ग्रहण की है। पांडित्य प्रदर्शन इस काल के कवियों की एक प्रमुख आकांक्षा रही थी और रीति ग्रंथ लिखकर उन्होंने इसी आकांक्षा को तुष्ट किया है।